हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर रेलवे का 12 नंबर का होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। इससे पहले एसएससी के लिए हम लोग 4000 क्वेश्चन और मैथ्स का रीजनिंग के लिए 4000 क्वेश्चन एसएससी का और 3500 क्वेश्चन मैथ्स का कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, और यह प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है @ का अर्थार्थ है पुत्र, हैशटैग का अर्थार्थ है पुत्री, डॉलर का अर्थार्थ है भाई और परसेंटेज का अर्थार्थ है बहन। तो कहता है कि जेड एक्स का भतीजा होगा कौन सा, इसमें से 4 जो इक्वेशन दिया गया है कौन सा सही है। तो चलिए पहला से बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेड लिखा हुआ है @ वाई, तो @ का अर्थार्थ है पुत्र, यानी जेड वाई का पुत्र है। किसका पुत्र है? वाई का। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए बी का पुत्र है, उसी तरह से जेड वाई का पुत्र है। जेड किसका पुत्र है? वाई का, यानी कि जेड लड़का है। वाई अभी जेंडर नहीं पता चला है कि मेल है या फीमेल है। आगे बढ़ते हैं। वाई परसेंट एक्स, परसेंट का अर्थात होता है ए बी की बहन है, यानी वाई एक्स की बहन है। वाई किसकी बहन है? एक्स की। तो वाई क्या है? बहन है। किसकी बहन है? एक्स की बहन है। एक्स का भी जेंडर नहीं पता चला। अच्छा, आगे कहता है कि जेड एक्स का भतीजा होना चाहिए। देखिए, अगर जेड लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, कहलाना तो उसको भतीजा है, क्योंकि उसका भाई या बहन का वो क्या है? लड़का है। तो कुछ भी हो, कहलाना क्या है? इसको भतीजा ही कहलाना है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन 1 डायग्राम ही इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि कौन सा मेल नहीं खाता है। देखिए, यहाँ पर 4 इक्वेशन दिए गए हैं। 2 से, देखिए 2 से 14 है और फिर 14 से कितना है? 16 है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले 7 से गुना, फिर 8 से गुना, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं? 5 से 35 लिखते हैं। 5 7 35 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाता है। यही इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिख सकते हैं? 3 7 21, 3 8 24 लिख सकते हैं। यानी कि पहले 7 से गुना, फिर 8 से गुना। जब लास्ट में हम लोग देखते हैं ये वाला ऑप्शन को अगर हटा दिए तो 6 5 30, 6 6 36। तो हमारा ये कौन सा अलग हो जाएगा? हमारा यही वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना से गुना हो रहा है? 5 से, और इसमें यहाँ से कितना गुना हो रहा है? 6 से गुना हो रहा है। समझ में आ गया? बाकी सब में 7 और 8 से गुना हो रहा था, 7 और 8 से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, और एग्जाम में 110% पूछा जाएगा, रैंकिंग का क्वेश्चन। कहता है एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14 और दाईं ओर से 9 है। यानी कि जो दीप्ति है क्रमशः अर्थात यानी कि क्रम से, तो लेफ्ट हैंड साइड से कितना है? 14 नंबर, और राइट हैंड साइड यानी कि दायां नंबर से कितना? 9th पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, अगर दीप्ति है, कौन है? दीप्ति यहाँ से, ठीक है, ये दीप्ति है। दीप्ति यहाँ से कितने नंबर पर है? 14 नंबर पर। दीप्ति यहाँ से कितने नंबर पर है? 14। ये दीप्ति है, यहाँ से यहाँ 14 नंबर पर है, लेफ्ट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड से कौन है? मोहन है। राइट हैंड साइड से कौन है? मोहन है। तो यहाँ से यहाँ कौन है? मोहन। मोहन का पोजीशन कितना है? तो मोहन कितने नंबर पर है? 9वें नंबर पर। अब एक बात हमसे कहता है, ध्यान से समझते चलिए। कहता है यदि वे आपस में स्थान बदले, आपस में स्थान बदलने वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहन दाईं ओर से 21वां हो जाता है। अभी मोहन कहाँ है? मोहन राइट साइड से कितना नंबर पर है? 9 नंबर पर। उसको 21 होना है। यानी कि जब राइट साइड से अगर यहाँ पर आएगा तो वो किसके स्थान पर आएगा? दीप्ति के स्थान पर चला आएगा। तो कितना बढ़ जाएगा इसके अकॉर्डिंग? यहाँ पर बढ़ जाएगा 12। यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा? 12। यहाँ पे आ जाएगा 12। अगर मोहन अगर राइट हैंड से दीप्ति के स्थान पर आ जाएगा तो दीप्ति भी इसके स्थान पर चली जाएगी। तो दीप्ति चली आएगी मोहन के स्थान पर। तो अगर मोहन 12 स्थान किसका है तो दीप्ति भी कितने स्थान खसक जाएगी उसके स्थान पर जाने के लिए? 12 स्थान, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ। तो दीप्ति, अगर मोहन 9वें नवंबर पर था और 12 नंबर पर खिसका, तो अब कितना हो जाएगा? इसका पोजीशन कितना हो जाएगा? तो कितना घर बढ़ जाएगा? 12 9 कितना हो जाएगा? 21। अगर यहाँ से बात करेंगे, दीप्ति कितना नंबर पे? 14, और 12 नंबर घसक गई, यानी कितने नंबर पर आ जाएगी? 26। तो यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखिए। इसको हम मिटा करके थोड़ा देर के लिए इधर लिख देते हैं। इसको हम लोग मिटा करके किधर लिख देते हैं? इसको मिटा करके इधर लिख देते हैं, ठीक। देखिए इसको यहाँ पे लिख दिया +12, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? टोटल देखते हैं। अगर टोटल 26 9 कितना हो जाएगा? 35, यानी 35। अगर यहाँ से देखते हैं 14 और 21 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। तो कितना हो जाएगा? 14 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। तो दोनों केस में 35 बार। अब एक बात ध्यान से समझते हैं,
अगर एक ही आदमी का पोजीशन दोनों तरफ से अगर हम गिन रहे हैं, एक ही आदमी का पोजीशन दोनों तरफ से गिन रहे हैं, यानी कि मोहन पहले यहाँ पर राइट में कितना था 9 नंबर पर, अब 12 घर बढ़ा है तो 21 पे आ गया, तो और बायां से दीप्ति कितने नंबर पे थे 14, तो मोहन दायां से हो रहा है 21 और लेफ्ट हैंड साइड से था 14, तो 2 बार मोहन का नाम आएगा, एक बार राइट से गिन रहे हैं और एक बार लेफ्ट से भी देख रहे हैं, तो 35 हो रहा है। तो एक काम करेंगे तो 35 में एक घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 34, यानी कि अगर टोटल नंबर का बात किया जाएगा तो वो आ जाएगा 34। आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी टोटल नंबर 35 है, अगर दीप्ति को इधर से गिन रहे हैं, यहाँ भी दीप्ति आई है तो दीप्ति 2 बार आई है, तो एक बार घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 34, यानी 34 वाला आंसर होगा। ये तो कन्फर्म हो गया कि 34 वाला आंसर होगा, मतलब कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है हमसे अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान कितना होगा, तो बायां ओर से दीप्ति का स्थान निकालना है। तो देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब जानते हैं कि आपके हाथ में जो ये वाला साइड है लेफ्ट है और ये वाला साइड कौन सा है, राइट साइड है। तो दीप्ति का स्थान पूछा, तो देखिए दीप्ति अब कहाँ पर है, तो यहीं पर तो है 26वें नंबर पर, यहीं पर है कौन, दीप्ति। कौन है, दीप्ति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो उसका पोजीशन कितना हो जाएगा 26वें नंबर का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहले दीप्ति का स्थान बताना, उसके बाद टोटल नंबर्स बताने हैं, तो कितना हो जाएगा 34, 26 और कितना हो जाएगा 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि कौन सा इसमें से अगला होगा उसको चुनकर बताना। देखिए 45 में 54 हुआ, कितना बढ़ गया, यहाँ पर +9 करेंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हुआ 11 हुआ 65, फिर वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना बढ़ा है 13 बढ़ा। इसका मतलब कि 9, 11, 13 ये सारी संख्याएं जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये सभी नंबर्स क्या है, सभी आपके विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से 13 हुआ है, तो यहाँ पर भी अब जोड़ना पड़ेगा 15, तो 78 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83 और 10 कितना हो जाएगा 93, यानी कि 93। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 93। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक सप्ताह में एक घड़ी दोनों सुइयों को कितने बार एक बार समकोण बनाती है। देखिए एक घंटा में कितना बार समकोण पर आता है, 1 घंटा में 2 बार आता है। 1 घंटा में कितना बार आता है 2, 1 घंटा में 2 बार आता है। आपसे पूछता है, हर चीज़ पूछता है, हर चीज़ लिख दे रहे, तो 12 घंटा में बोलिएगा 24 बार आएगा। कितना बार आएगा 24, जो कि गलत है, 22 बार आएगा। कितना बार आएगा 22। इसी तरह से 24 घंटा में निकाल लेंगे तो 24 घंटा में कितना बार समकोण पे रहेगा, तो 24 घंटा में 44 बार। कितनी बार 44 बार। ये सारा बात नोट करके रख लीजिए, सारा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नहीं करा रहे, सिर्फ क्वेश्चन का माध्यम से अप्रोच भी आपको सिखाते जा रहे हैं। कहता है तो एक दूसरे के साथ कितने बार समकोण बनाएंगे, एक सप्ताह में। एक सप्ताह में बताना है तो एक दिन में हो गया, ये 24 घंटा मतलब एक दिन, तो एक सप्ताह में यानी कि एक दिन में 44 बार, तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 308 बार। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हड़बड़ा के रटाया 44 नहीं मार देंगे, गलत हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि सभी 3 भुजाओं वाली आकृतियाँ त्रिभुज है। सभी 3 भुजाओं वाली आकृतियाँ, ये 3 भुजा वाला है। कौन सा है, 3 भुजा। यहाँ लिख देते हैं 3 भुजा। 3 भुजा वाला आकृति त्रिभुज है। 3 भुजा वाला आकृति क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का सिंबल ही बना दिए। कहता है कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, और कोई भी त्रिभुज क्या नहीं है, वृत्त है। मतलब इससे झगड़ा हो गया है, इससे त्रिभुज वाले से झगड़ा हो गया है। कोई भी त्रिभुज क्या नहीं है, वृत्त नहीं है। अब आइए हम लोग सवाल पे लगाते हैं अप्रोच। कहता है कि सभी त्रिभुजों में 3 भुजाएं हैं। सभी त्रिभुज, ये देखिए सभी जो त्रिभुज है 3 भुजाएं हैं, बिल्कुल सही बात है, सबका सब है। ठीक है, अगर कहता है सभी 3 भुज त्रिभुज है तो नहीं, ये गलत हो जाता। सभी त्रिभुज 3 भुजाएं सही है। किसी भी वृत्त में 3 भुजाएं नहीं है। देखिए किसी भी वृत्त में 3 भुजाएं नहीं है। इन दोनों में रिलेशन क्या था, कटम कुटिम। अभी बता रहे थे इन दोनों का रिलेशन नहीं था, तो ये भी क्या है, दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो दोनों निष्कर्ष पालन करते। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल बात है, आराम से समझ में आ रहा होगा आपको। अगला कहता है चमड़ा पानी जंतु। जंतु ये है जंतु, और सॉरी ये है जंतु, और जंतु के अंदर ही क्या पाया जाता है, जंतु के अंदर ही पाया जाता है चमड़ा। यानी कि जंतु कितना है C, चमड़ा कितना है A, और ये अलग हो जाएगा पानी यानी कि B। तो यही डायग्राम आपका करेक्ट बैठता है, ऑप्शन नंबर B वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल, प्रोज का संबंध पोइट्री से कन्वर्सेशन का संबंध क्या होगा। देखिए प्रोज अर्थात होता है गद्य, और गद्य का यहाँ पर क्या लिखा गया है, उल्टा लिखा गया पोइट्री। तो उसी तरह से कन्वर्सेशन का अर्थात होता है वार्तालाप, यानी कि बातचीत, वार्तालाप। तो कोई बातचीत कर रहा है तो बातचीत का उल्टा क्या हो जाएगा, पोएम हो जाएगा, नहीं। लिसनिंग हो जाएगा, सुनना नहीं हो जाएगा। लैंग्वेज हो जाएगा, भाषा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई वार्तालाप नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि दी गई श्रृंखला में कितने पी हैं जिनके पूर्व एस तथा बाद में एल नहीं है। यानी कि कितने ऐसे पी है जिनके पहले एस नहीं होना चाहिए और बाद में एल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम हमको नहीं दिखना है, ऐसा डायग्राम पे हमको नहीं जाना, ये नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे देखते, देखिए पी को खोजिए, खाली पी को, ये देखिए जेड पी के, तो ये वाला सही है, इनके आगे एस और बाद में एल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पी के पहले एस है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो पी के पहले क्या है, आई है, और पी के बाद क्या, तो यहाँ पर बाद में एल है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ बाद में एल है, बाद में एल नहीं चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो टोटल हमको कितना ऐसा देखने को मिला, टोटल हमको एक देखने को मिला। कितना देखने को मिलेगा ऐसा डायग्राम, एक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि शेल्फ को ऐसे लिखा गया, SHELF। सेल्फ को ऐसे कैसे लिखा गया, सेल्फ को, तो सेल्फ को लिखा गया है F, उसके बाद क्या हो जाएगा U, उसके बाद क्या हो जाएगा R, उसके बाद क्या हो जाएगा Y, उसके बाद क्या हो जाएगा S हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, आप ध्यान से देखते चलिए। अगर देखते हैं कि S से F हुआ है तो S का पोजीशन कितना होता है 19, और F का पोजीशन का बात करेंगे तो F का पोजीशन कितना होता है 6। तो यहाँ से 8 और 6 कितना, F का होता है 8 से 14। तो यहाँ से देखेंगे अगर 14 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 14, यहाँ से H है 8 और ये कितना 13 बढ़ रहा है ना, 19 और 7 26, ठीक है। तो यहाँ से S से पहले आएगा Z तक, S से पहले आएगा Z तक तो 7 आएगा 26, और उसके बाद F से जाएगा 6 तक तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ तक टोटल बढ़ने के लिए इसको कितना बढ़ना होगा 13। H से अगर आ रहा U, H का देखिए यहाँ पोजीशन लिखते हैं, यहाँ पोजीशन लिखते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 6। सब में 13 13 बढ़ाते जाइए, 13 13 बढ़ाते जाइए सब में, ठीक है। तो 13 13 सब में बढ़ाते जाते हैं। तो ई में 13 बढ़ाएंगे, ई का पोजीशन कितना होता है 5, 5 में 13 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 18, ये पोजीशन 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 8 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 6 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एल का कितना होता है 12, 12 में 13 जोड़ेंगे 25, कितना हो जाएगा 25। सब में 13 बढ़ते गया, ठीक है, याद रहेगा ना, सब में कितना बढ़ते गया 13, ओवरऑल लिख दिया यहाँ पर 13। तो उसी तरह से अपना आंसर में 13 जोड़ते रहिए। ये तो खत्म हो गया, 13 नंबर पहला कौन सा होता है, 14 वाला तो होगा नहीं, एन वाला होगा नहीं, एम वाला आंसर हो जाएगा। एम के बाद आर दोनों में कॉमन है। यहाँ देखते बी कितना होता है 2, 2 में 13 जोड़ेंगे 15, 15 एन का नहीं होता, एन 14 होता है, तो 2 और 13 कितना होता है 15। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी कितना नंबर में, ऑप्शन नंबर 4 में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसमें त्रिभुज गिनना, देखिए हम आपको त्रिभुज गिनना सिखाते हैं, यहाँ पर काउंट करना सिखाते हैं। अगर ये एक डायग्राम बना लेते हैं ट्रायंगल का, अगर इसमें एक ट्रायंगल, अगर यहाँ ऐसे खींच देंगे तो कितना ट्रायंगल बन जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और ये पूरा वाला अगर गिनते हैं ट्रायंगल तो कितना हो जाएगा 3। हम बोलेंगे चलिए ठीक है ऐसे 3 गिन लिया। अगर ऐसे और खींच के हम बनाते हैं, सिर्फ एक रेखा यहाँ नहीं डालते, ऐसे 1 और 2 डाल दिया तो अब कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सिंपल कंसेप्ट है, 1 2 3 3 6, टोटल कितना हो जाएगा, ओवरऑल 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम गिनना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये डायग्राम को अगर ऐसे दिया गया है, ये डायग्राम कैसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 3 6 4 10, तो इस पूरा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 3 कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पर कितना 1 2 3 3 6 4 10, तो इस ट्रायंगल से कितना निकल जाएगा 10 ओवरऑल। यहाँ से कितना निकल जाएगा 10, और यहाँ से कितना निकल जाएगा 10, 10 10 20 10 कितना हो गया 30। टोटल यहाँ से काउंट कर लिए 30। 30 यहाँ से काउंट करने से अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर 30 मारिएगा तो यहाँ गलत हो जाएगा। ये एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है 34, और एक ये ओवरऑल बड़ा वाला ले लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 35। तो टोटल आंसर हो जाएगा, सही वाला हो जाएगा 31 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आगे देखिए ये कहता है, अगला कथन दिया गया, इससे कंक्लूजन निकालना है। तो इसका हम सिंपल सा फंडा बताए हैं कि m और n में अगर दिया हुआ है तो इधर से अगर जाते हैं तो m से अगर n का तरफ बढ़ सकते हैं तो जा सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है यही वाला कि n से m, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो n से m अगर जब जाएंगे तो यहाँ पर गेट क्लोज है। इसका मतलब बताए थे कि इसका मतलब गेट ओपन है और इसका मतलब गेट क्या है, क्लोज है। अगर n इज इक्वल टू m लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कोई भी गेट नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल पे इम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो कह रहा है कि एस से ही, एस से तो ई नहीं जा सकते, तो ई से हमको एस जाना है। तो ई से एस जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर देखते हैं सवाल में तो हमको जाना ई से एस, तो देखिए ई यहाँ है। अगर ई से हम आर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई गेट नहीं है, जा सकते हैं।
आर से अगर हम सी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और सी से अगर हमको एस जाना है तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये वाला हमारा कंक्लूजन सही है, तो एक वाला सही है। तो जिसमें ऑप्शन में एक है वो वाला तो सही होगा। यहाँ लिखा है ना तो एक, तो ये वाला आंसर पहले ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ इधर और, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत, आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा केवल टू, ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दो वाला अगर चेक करते हैं तो आर से जाना है हमको एम का तरफ, तो आर कहाँ पर है ढूंढते हैं। अगर आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर, आर से एम जाना है तो एम इधर है, तो आर से ई जाएंगे, जा सकते हैं, कोई गेट नहीं है, ठीक है। ई से ए जा सकते हैं, गेट ओपन है, बिल्कुल जा सकते हैं। ए से एम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या होता है, सही है। तो एक और दो दोनों तर्क संगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही है। ऑप्शन नंबर ई किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है क्वीन, स्पेड और स्क्वायर और डायमंड इनमें से भिन्न चुनना है, यानी कि ऑड आउट चुनना है, ठीक है ना, विषम चुनना है। तो यहाँ पर अगर क्वीन देखिएगा तो ये भी ताश के पत्ते जो होते हैं उनसे संबंधित है। अगर स्पेड देखते हैं, स्पेड का मतलब होता है हुकुम का इक्का, तो ये भी ताश के पत्ते में पाया जाता है। और डायमंड को अगर देखते हैं, डायमंड, तो ये भी डायमंड किस में पाया जाता है, ताश के पत्ते में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्यून जो है, क्वीन, ये भी आपका रानी है जो ताश पत्ता में पाया जाता है। स्पेड यानी कि हुकुम का इक्का, ये भी पाया जाता है। और डायमंड ये भी ताश के पत्ते में पाया जाता है। एकमात्र विकल्प अलग हो गया स्क्वायर यानी कि यह एक ज्योमेट्रिक सिंबल है, ठीक है ना। ये स्क्वायर मतलब कि वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। और सी नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें भी विषम चुनना है, तो कौन सा अलग होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 25, यहाँ लिखा हुआ है 30, यहाँ लिखा हुआ है 78 और यहाँ लिखा हुआ है 75, तो कौन सा अलग होगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो ये 5 का मल्टीपल है, यानी 5 × 5 25 हो जाएगा। अगर यहाँ देखते हैं 5 × 6, 5 6 के 30 हो जाएगा। 78 को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर यहाँ देखते हैं तो 5 × 15 कितना हो जाएगा, 75। लेकिन 78 का बात करते हैं तो ये 3 गुना अगर करेंगे, 3 गुना कितना कर सकते हैं, 26 कर सकते हैं, 26 कर सकते हैं, 27 या 81, ठीक है, कितना हो जाएगा, 26। तो ये जो देख रहे हैं तो ये 3 का मल्टीपल है, बाकी सारा किसका मल्टीपल है, 5 का। तो हमको विषम चुनना था, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विषम कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि सभी 5 का मल्टीपल है और 3 का है। आगे आते हैं, अगला जो है लॉजिकल रीजनिंग है। कहता है कि कथन कहता है कि बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती है जो भूस्खलन के कारण होती है, यानी कि जो लैंड स्लाइडिंग होता है उसके कारण से होता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटना, जो रेल एक्सीडेंट होते हैं वह पहाड़ी इलाकों में, हिल्स एरिया में भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग के कारण होते हैं। तो निष्कर्ष निकालना है कि बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। ये कोई तर्क नहीं होता है कि बरसात के मौसम है तो रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। इसका हम दूसरा अगर कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। अब भूस्खलन यानी जो लैंड स्लाइडिंग है उसके कारण रेलगाड़ी को तो चलाना हम लोग नहीं छोड़ सकते, तो ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल क्या है, गलत है। अगला कहता है भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन सही है। इसको हम कोई और विकल्प चुन सकते हैं कि हमें कुछ और कार्य करना चाहिए, तो केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि 3 एक जैसे दिए गए, एक भिन्न है, इसको भी भिन्न चुनना। देखिए इसमें कितने आकृति हैं, इसमें 3 है, और इसका अंदर कितना बढ़ गया, एगो बढ़ गया है, 4 गो। अगला कितना है, 4 गो है, उसके अंदर एगो बढ़ गया है, एगो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 गो हो गया, ठीक। अगला ये देखिए 5 गो है, 1 2 3 4 5, और उसके अंदर 6 गो, 1 2 3 4 5 6, यही वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना है, 5 का जगह एगो घट गया, 4 गो हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 नंबर वाला सही हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई झोल झाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या माजरा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। यहाँ देखते हैं ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर रहना चाहिए था, यानी यहाँ कितना रहना चाहिए था, 64। यहाँ कितना का स्क्वायर है, 9 का। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 64 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 6 को ऐसे लिखा, 1311 को ऐसे लिखा गया, तो 1 + 3 1 3 4 4 1 5 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ से देखते हैं 4 2 6 6 2 8 और 8 2 कितने हो जाएंगे, 10। टोटल कितने आ जाएंगे, 10। तो हमारा सही आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10 होना चाहिए। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला साइन कन्वेंसिंग है, तो करते हैं
कहता है गुना का अर्थ सी है, वेन का अर्थ गुना है, सी का अर्थात भागा है, सॉरी हाँ सी का अर्थात भागा, विल का अर्थात प्लस है, कम का अर्थात माइनस है। तो लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए 8 वेन का अर्थात क्या है गुना, 12 विल का अर्थात क्या है, विल का अर्थात जोड़ है, 16 सी का अर्थात क्या है भागा, भागा कितना है 2, और कम का अर्थात क्या है माइनस। सवाल खत्म हो गया। 12 8 कितना हो जाएगा 96 प्लस 8, 16 में 2 भागा करेगा 8 माइनस 10, 96 में 8 जोड़ेंगे 104 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 94। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 94। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि 94, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि आगे विकल्प में कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है। ये वाला ट्रायंगल ऐसे था, इसके अंदर एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है नीचे की ओर, ठीक। फिर क्या करा है, फिर करा है ऐसा ट्रायंगल है ना, इसको क्या करा है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको 90 डिग्री घुमा दिया। कितना डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री, ठीक है। फिर अगला आकृति कैसे होगा, इसको 90 डिग्री फिर घुमा देगा तो अगला आकृति हो जाएगा, ठीक है। हो गया है बिल्कुल। अगला हमारा आंसर कितना होगा, तो इस साइड मुंह रहेगा, राइट साइड में। किधर रहेगा, राइट साइड में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी सब ऑप्शन नहीं होगा 3, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF और क्वेश्चन शीट मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं सुबह के मैथ के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।